हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो साइंस पढ़ने के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। और अब हम जो साइंस की सीरीज लाने वाले हैं वो होगी एनसीईआरटी से संबंधित। टोटल एनसीईआरटी से बनी हुई एक सीरीज हमारे पास है 6 से 12 साइंस के लिए। तो उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग आज से हम कर रहे हैं। ये पहली क्लास है। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो एसआई पद्धति आप लोग बार बार पढ़ते हैं कि बताइए इसका एसआई पद्धति है मान क्या होगा, तो ये कब लागू की गई थी, ये आपके पास प्रश्न है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। 1969, 1971, 1983 और 1991। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सही आंसर आप कमेंट करिए। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो आंसर है आपका बी नंबर। 1971 में एसआई पद्धति लागू की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा विवरण। तो सन 1971 में वेट एंड मेसर्स की 14वें सम्मेलन ने 7 मूलभूत राशियों को चुनकर अंतरराष्ट्रीय मात्र पद्धति एसआई का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपके पास कि एक पनडुब्बी की चाल 36.5 फैदम प्रति मिनट है, इसका अर्थ है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न भैया हम हटा देते हैं, इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं। यहाँ पर उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, 1.11 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये चूंकि एक प्रश्न वो था, क्वेश्चन था, तो इसको हल करना हम लोगों को जरूरी था। लेकिन अब देखिए, हल करने वाले क्वेश्चन वैसे भी बहुत कम ही आते हैं एग्जाम में। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? चलिए मैं इसको छुपा देता हूं पहले तो। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो यहाँ पर आइसबर्ग का मतलब है बेटा जो हमारी आइस बर्फ होती है ना, ठीक है, उसी के लिए आइसबर्ग यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो उसका कितना भाग जो है वो समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो वो होता है हमारा कितना, 1/9, यानी 9 भाग में से 1 भाग जो है वो सतह के ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर बताया भी गया है कि बर्फ का टुकड़ा आइसबर्ग जब जल में तैरता है तो उसके 1 भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसका 9 गुना भाग जल के अंदर रहना होता है। अर्थात 8/9 भाग जल के अंदर, यानी 9 भागों में से 8 भाग जल के अंदर एवं शेष भाग 1/9 जल के ऊपर रहना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए, ये भली भांति सभी लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया होगा कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए हम हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ये प्रतिबिंबों को आभासी बनाता है और सदैव बहुत छोटा बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ट्रक चला आ रहा है पीछे से, अब छोटा शीशा अगर हम अवतल दर्पण लगा लेंगे तो उतना ज़्यादा हमको साफ नज़र नहीं आएगा जितना उत्तल दर्पण में हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा बनाता है। ठीक है, और आभासी बनाता है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और वस्तु से छोटा होता है। अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है, इसीलिए इसे चालक के बगल में लगाया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला आपके लिए प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। छठवां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, अभी हम इसमें आपको बता देंगे सब बिल्कुल एकदम। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो ये बताएं जरा जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए किसमें, फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में, केल्विन में, तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हो एक शरीर का तापमान है वो तीनों में पूछा जाता है। सेंटीग्रेड में भी पूछ लिया जाता है, फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाता है और केल्विन में। तो देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट वाला तो एक बस दिख रहा है, ठीक है, एक ही विकल्प दिख रहा है। केल्विन वाला भी एक विकल्प दिख रहा है और सेंटीग्रेड वाले हमें दो विकल्प दिख रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, केल्विन अगर पूछा जाएगा तो वो 100 से तो ज़्यादा ही होगा, यानी यहाँ पर ये तो 100 के आसपास भी नहीं है, ठीक है, तो वो तो बहुत ज़्यादा ही होगा। और केल्विन में 310 केल्विन होता है। केल्विन कितना होता है? 310 केल्विन होता है शरीर का ताप, ठीक है। इसके बाद अगर वो आप सेंटीग्रेड में पूछ रहा है तो सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर आपका बी नंबर ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करता है तो फ़ारेनहाइट में अगर यहाँ जो 98.4 लिखा है, यहाँ पर हम 98.6 कर देते हैं और F लगा देते हैं, तो ये हमारा फिर सही हो जाता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। यानी 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है वो शरीर का तापमान होता है, ठीक है। तो 3 इकाइयों में पूछा जाता है, सेंटीग्रेड, केल्विन, तो केल्विन होता है 310, और सेंटीग्रेड की बात करें तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर था वो हमने बता दिया था कि बी नंबर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि विभिन्न तापमापियों पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन होता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर आप लोग करेंगे। डायनमो, ट्रांसफार्मर, हम इसको हटा देते हैं जिससे आपको विकल्प दिख जाए। डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर और इंडक्टर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको आंसर बता देते हैं, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसको कहते हैं विद्युत मोटर। यानी विद्युत से जो मोटरें चलती हैं वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जो डायनमो है वो क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप बस इतना समझ लो कि विद्युत से चल रही है, तो विद्युत से जब चलेगी तो वो यांत्रिक ऊर्जा बनाएगी कि नहीं बनाएगी। और अगर यंत्र से हम कोई विद्युत बना रहे हैं तो समझ लेना वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। जैसे ट्रांसफार्मर है, डायनमो जो है, तो डायनमो क्या करता है? डायनमो एक यंत्र है, लेकिन वो बनाता है विद्युत। क्या बनाता है? विद्युत। तो वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो जनरेटर में आगे लगा होता है। और विद्युत मोटर तो विद्युत से चलेगी और फिर इसके बाद पानी वगैरह बाहर खींचेगी वो कुएं से। तो इसका मतलब है कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, जिसके कारण हमारा जो पानी है वो खींच करके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसमें पढ़ भी सकते हैं आप कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? आप फटाफट कमेंट करें, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, वैजा-हापी नाला, ठीक है। तो यहाँ पर कलरों के हिसाब से पूछा जा रहा है सबसे कम। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है वो हमारा होता है बैगनी। कौन सा होता है? बैगनी। यहाँ पर डी नंबर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा।
तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो किस रंग की होती है? बैगनी की होती है। और बेटा अगर सबसे ज़्यादा आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस रंग की होती है? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है। और इसके लिए आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, तो आप ले लेना। देखिए पूरा प्रश्न है, बढ़िया वाला प्रश्न है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर तथा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक 7.5 × 105 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर 10⁵ होगा, ठीक है, 105 नहीं होगा, 10⁵ चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपके पास कि मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते? मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते? तो बताइए जल्दी से, अपना आंसर कमेंट करिए। 20,000 चक्र, 15,000 चक्र प्रति सेकंड, 12,000 चक्र प्रति सेकंड, 10,000 चक्र प्रति सेकंड। अब यहाँ पर जो चक्र वगैरह लिखा है ये हर्ट्ज के लिए लिखा है, ठीक है, किसके लिए? हर्ट्ज के लिए। तो जो 9वें का जो सही आंसर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ जो 9वें का आंसर है वो है 20,000। कौन सा है? 20,000। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो हमारी मनुष्य के सुनने की क्षमता है वो 20 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। लेकिन यदि अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर मानव कान जो है वो इसकी आवृत्ति नहीं सुन सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला आंसर है, अगर 20,000 तक हर्ट्ज हो गई है तो ये जो है ये मानव नहीं सुन सकता। इसको कौन कौन सुन सकता है? तो जैसे पशु पक्षी हो गए, विशेषकर चमगादड़, ठीक है, कुत्ते बिल्ली, ये इन लोगों की सीमाएं जो रहती हैं वो अधिक रहती हैं। तो इनसे ज़्यादा या यहाँ तक कौन सुन सकता है? कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका मनुष्य की श्रव्यता सीमा प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है। मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षियों विशेषकर चमगादड़ कुत्ते बिल्ली की श्रव्य सीमाएं अधिक रहती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक कथन से है, और कथन वाले हमारे MP टेट वगैरह बहुत कम आते हैं प्रश्न, कभी कभी देखने को मिलते हैं, वैसे तो आते ही नहीं है। तो चलिए भैया हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये रहा, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, उसे क्या किया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, मेगावाट बिजली के नापने की जो इकाई है उसे उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं। लोग सोचेंगे मेगावाट बिजली उपभोग भी की जाती है, बचत भी की जाती है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? उत्पादित की जाती है। ए नंबर आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए इसमें हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विद्युत सामर्थ्य इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक वाट होता है। ध्यान रखना, विद्युत का वाट होता है। इसके अन्य बड़े मात्रक किलोवाट और मेगावाट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो वाट होगा पहले, फिर इसके बाद किलोवाट होगा, फिर इसके बाद मेगावाट होगा। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? देखिए, वैसे आमतौर पर आपने सुना होगा, बुकों में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ठीक है, या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो अगर हम ऊंचे स्थानों पर चले जाएं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो बताइए फटाफट इसका आंसर। तो हाँ, बिल्कुल ठीक। चलिए, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे ए नंबर हो जाएगा? देखो, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है,
अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। यह आपका सही आंसर बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो ए नंबर यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिससे जल का क्वथनांक घट जाता है और पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। इसलिए ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है और मैदानी इलाकों में शीघ्र पक जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? अरे रे रे, कहाँ गया? हाँ, ये लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? फटाफट इसका आंसर आप कमेंट करिए कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में शायद जो डिस्क्रिप्टेड था वहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। देखिए, जिससे जल का क्वथनांक घट जाता है, पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है। नहीं, ऊंचाई पर जाने पर खाना शीघ्र पकता है और मैदानी इलाकों में देर से पकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो ध्यान रखना, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो देखिए, अधिकतर यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टेड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो आंसर सही होते हैं। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर देख लेते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि अब दूरदर्शन के संकेत जो बताए जा रहे हैं, जो हम लोग ढूंढते रहते थे कि भैया यहाँ पर तो संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि ए संकेत दुर्बल हैं। ठीक है, यहां पर पढ़ना। ठीक है, 14 के बाद सीधे यहां पर आना। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल हैं, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो बताना है जल्दी से फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह कैसी है? वक्राकार है। अब वक्र का मतलब होता है बेटा टेढ़ा मेढ़ा होना। ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी की सतह कैसी है? वक्राकार है। 14वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। और देखिए, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित की जाने वाली तरंगें एक निश्चित दूरी के बाद एंटीना के द्वारा नहीं ग्रहण की जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरंगें पृथ्वी की सतह से ना टकराकर आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है, दूरबीन का आविष्कार किया था। फटाफट आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने या ग्राहम बेल ने। तो इसका नॉर्मल सी जानकारी है, सभी को पता होगा कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अब हम इसका जल्दी, देखिए आपको हम जल्दी आंसर बताने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ पाएँ। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने, तापायनिक उत्सर्जन की खोज एडिसन ने, और माइक्रोफोन एवं टेलीविजन की खोज ग्राहम बेल ने, तथा प्रिंटिंग प्रेस की खोज जॉन गुटेनबर्ग ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मृग तृष्णा उदाहरण है। अपवर्तन का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना। अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का।
तो मृग तृष्णा क्या होती है आपने देखी होगी, रेगिस्तान में बनती है ये। हमें दूर से जो है वो चमकीला चमकीला लगने लगता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पानी भरा हो, लेकिन वास्तविकता में वहाँ जब जाते हैं तो पानी नहीं मिलता है, वही मृग तृष्णा है। तो मृग तृष्णा किससे बनती है, अपवर्तन से या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से या विक्षेपण से या विवर्तन से। तो यहाँ पर आप अपना आंसर कमेंट करिए फटाफट। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर जो है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मृग तृष्णा बनती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि मृग तृष्णा एक दृष्टि भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। तो भाई इसको हम अभी आपको जब परावर्तन वगैरह कराएंगे तो ये आपतन कोण, क्रांतिक कोण, ये सब हम आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी अभी हम यहाँ पर बता देते हैं कि विरल और सघन माध्यम क्या होता है। ठीक है, तो सघन माध्यम वो होता है जहाँ से देखिए प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक कठोर चीज होती है उसको हम सघन मान सकते हैं, और जहां पर कोई कठोर चीज नहीं है उसको हम विरल मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इस तरीके से हम ये तीन बना लेते हैं, ये हमारा सघन हो गया, ये सघन हो गया, ये सघन हो गया। ठीक है, इधर ये जो चीज हैं, ये जो गैप डले हुए हैं, ये हमारे विरल हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर स्टार होगा, क्या होगा? स्टार होगा, तो ये स्टार जो है ये सघन माध्यम में आएगा, विरल माध्यम में। तो ये भी हमें चमकते हुए दिखते हैं। ये भी कैसे दिखते हैं? स्टार चमकते हुए दिखते हैं। क्यों चमकते हुए दिखते हैं? क्योंकि वास्तविकता में वहां से जब ये रोशनी आती है तो वो कभी सघन माध्यम में जाती है, कभी विरल माध्यम में। तो जैसे ही जब सघन माध्यम में जाएगी तो वो आ नहीं पाएगी, फिर जब वो हट जाएगी तो वहां से फिर हमें अचानक स्टार दिखेगा, इसलिए वो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो 16वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का आंसर था आपका बी नंबर। ठीक है, मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चलिए 17वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर, कार्ब्यूरेटर, कार्डियोग्राफ और सिस्मोमीटर। अब इसकी आपको बताना है कि किसका मापन किस यंत्र से किया जाता है। ठीक है, बताइए मैनोमीटर से क्या होता है, और इसके बाद कार्ब्यूरेटर से क्या होता है, कार्डियोग्राफ से क्या होता है, और सीस्मोमीटर से क्या होता है, आपको ये बताना है। तो बताइए भैया जरा। चलिए, तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। और यहां क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए मैनोमीटर जो है ये दाब के लिए आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद कार्ब्यूरेटर जो है वो आंतरिक दहन इंजन है, यानी कि आंतरिक दहन इंजन की इकाई मापने के लिए आता है। कार्डियोग्राफ हृदय गति मापने के लिए आता है, बिल्कुल सही है। सीस्मोमीटर, तो सीस्मोमीटर जो होता है बेटा ये पृष्ठ तनाव की वक्रता नहीं मापता है, ये पृष्ठ तनाव की वक्रता नहीं मापता है। सीस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। तो सीस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पृष्ठतल स्फेरोमीटर पृष्ठतल वक्रता स्फेरोमीटर से मापी जाती है। जो ये पृष्ठ तनाव की वक्रता लिखी है ना, ये किससे मापी जाती है? स्फेरोमीटर से मापी जाती है। मैनोमीटर से दाब, कार्ब्यूरेटर से आंतरिक दहन, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन है। इसके बाद कार्डियोग्राफ से हृदय गति की माप की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गति प्रेरक का कार्य होता है। गति प्रेरक का कार्य बताना है आपको, और इसको हमको छोटा ही करना पड़ेगा क्योंकि अब आपको विकल्प नहीं दिखने वाले। चलो इस तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो गति प्रेरक का कार्य होता है यह हृदय स्पंदन कम करता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, या फिर अब इसका आंसर आपको दिख ही जाएगा सीधा, तो हम इसका आंसर ही बता देते हैं। यह हृदय स्पंदन बढ़ाता है, यह हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसका हम विवरण भी पढ़ लेते हैं। गति प्रेरक यानी पेस मेकर, गति प्रेरक का मतलब क्या होता है? पेस मेकर का कार्य हृदय स्पंदन को बढ़ाना है। अब आप कहेंगे हृदय स्पंदन मतलब, तो स्पंदन का मतलब होता है धड़कना। ठीक है,
इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। असामान्य गति का मतलब होता है मतलब अच्छे से काम नहीं करता है। जब हमारा हृदय अच्छे से काम नहीं करता है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? पेस मेकर की आवश्यकता होती है। आपने देखो मूवियों में कई बार सुना होगा कि उसके हृदय में पेस मेकर लगा हुआ है, ठीक है। तो पेस मेकर जब लगाते हैं तो वह कंट्रोल करता है स्पंदन को, ठीक है, ना अधिक होने देता है ना कम होने देता है, कंट्रोल। अगर उस पर अब पेस मेकर पर ही अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया तो वो पेस मेकर की जो स्पीड है, हृदय की गति है, उसको कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? थर्मोपाइल, सौर सेलें, डायनेमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। बताइए भैया फटाफट इसका आंसर। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? अभी आप लोगों को शायद प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर कृत्रिम मतलब होता है कि हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। तो अगर जो मानव निर्मित उपग्रह है, यानी जो बनाया हुआ उपग्रह है, जिस प्रकार से अभी हम लोग भेज रहे हैं, कभी मंगलयान भेजते हैं, ठीक है, तो कभी कुछ भेज रहे हैं, तो उसमें क्या लगा होता है? विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, विद्युत बनाने के लिए कौन सा स्रोत होता है? तो आप कह सकते हो कि सर उसमें सौर सेलें लगी होती हैं। अब डायनेमो तो नहीं लगा होगा, क्योंकि डायनेमो अगर हमें डायनेमो हम लगा करके उसमें भेजेंगे तो उसको चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, और मेन बात तो यही है कि ईंधन कब तक चलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें बेटा सौर सेलें लगी होती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। सौर सेलें का मतलब जो सौर प्लेट वगैरह होती हैं वो उसमें लगा दी जाती हैं। वो सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पन्न कर लेती हैं, और वो जो उससे विद्युत उत्पन्न होती है वो हमारे कृत्रिम उपग्रह को दे देती है, ठीक है, जिससे वो काम करने लगता है। तो 19 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह में सौर सेलें लगी रहती हैं जो सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पन्न करती हैं, जिसका उपग्रह में उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से। तो तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? जल्दी से आंसर बताना है। नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पर आपको एक आंसर नहीं देना है, यहाँ पर आपके दो आंसर आपको कूट देखना है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। बिल्कुल ठीक, यहाँ सही क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर सही हो जाएगा। 1 और 2 नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊष्मा इकट्ठी करते हैं या प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विवरण भी आपको हम पढ़ा देते हैं। तारे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका तापमान बढ़ जाता है। इसके बाद नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संलयन से 2 हाइड्रोजन अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा भी उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये शायद रिपीट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग हमें बता दें। रिपीट क्वेश्चन है 21। तो 21 का सही आंसर क्या होगा आप लोग सभी पता होगा, तो इसका हमें कमेंट में आंसर चाहिए। जस्ट एक क्वेश्चन के पहले इसका हमने पढ़ा था जो रिपीट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में, केवल द्रव अवस्थाओं में, केवल गैसीय अवस्थाओं में, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। बताएंगे भैया आंसर कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ हैं वो किस अवस्था में होते हैं? तो ध्यान रखना द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्थाओं में तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि सूर्य जब इतना गर्म है
तो वहाँ रह पाना मुश्किल है, यानी ठोस तो रहेगा ही नहीं। जब ठोस नहीं रहेगा तो कौन कौन सी अवस्था रहेगी, एकदम द्रव और दूसरी गैस। ठीक है, तो दोनों अवस्थाओं में, द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक सुमेलित नहीं है। चलिए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए होती है, इकाई होती है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई होती है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो हम आपको बताने वाले हैं, तो यहाँ पर डेसिबल ध्वनि का प्रबलता इकाई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई होती है, बहुत बढ़िया। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, बहुत बढ़िया, समुद्री मील। और सेल्सियस जो होती है ये ताप मापने की इकाई है। सेल्सियस किसकी इकाई है, ताप मापने की इकाई है। यानी कि सेल्सियस किसकी इकाई मानी जाती है, जब ताप को हम मापते हैं तो उसको हम सेल्सियस में लिखते हैं। जैसे मनुष्य का हमने तापमान देखा था तो हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड देखा था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेंटीग्रेड को ही हम सेल्सियस बोल देते हैं। ठीक है, तो मनुष्य शरीर, एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है वो सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 सेंटीग्रेड होता है। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने आपको बता दी थी पहले। तो यहाँ पर जो है सेल्सियस, तो सेल्सियस जो होगा वो ताप की इकाई मापेगा, ना कि ऊष्मा की इकाई। अब कई बार होता क्या है कि लोग ताप को और ऊष्मा को एक साथ जोड़ करके उसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो बेटा ताप अलग बात है, ऊष्मा अलग है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता इकाई है, और अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ताप मापने की इकाई है। और ऊष्मा जो है वो यह कैलोरी या जूल में मापी जाती है। तो ऊष्मा किसकी इकाई है, ऊष्मा को मापा जाता है किसमें, कैलोरी या जूल में मापा जाता है। अगला है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। किससे, संघनन के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है संघनन। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा और ऑक्सीजन के द्वारा। यहाँ पर जो आघनन लिखा है ये बेटा वैसे संघनन है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो बताना है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे होती है। तो हमारे दो आंसर जो ऐसे हैं जो बार बार कन्फ्यूज करते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो इसमें से आपको बताना है, जल्दी से फटाफट आंसर कमेंट में करिए आप जी, कौन सा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। यानी नाभिकीय संलयन होगा, संलयन यानी संकुचन होगा, तो समझ लेना सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, संलयन मतलब संकुचन होता है, ये भी ध्यान रखना। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके बाद हम लोग भैया इसको ख़त्म कर लेते हैं आज, और फिर इसके बाद क्लास को हम विराम देंगे आज। और अगली क्लासों के लिए तैयार रहें, तो इस पर व्यूज अगर अच्छे होते हैं तो अगली क्लास आपको मिल जाएगी। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है तो ध्यान रखना वह हमारा पूर्ण आभ्यंतर होता है। और इसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ क्योंकि अब हमारे यहाँ पूजा पाठ होने लगा है तो शोर भी होने लगा है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तंतु उच्च गुणवत्ता के कांच के रेशे होते हैं। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम के सतह पर आपतित हो रही हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है।
तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, बाकी अभी आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है 26 तक। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, और सब जानते हैं कि यही वाले क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। आगे के क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। अब क्या करता है ये नीचे ऑप्शन में पता चलेगा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। किस पर आधारित होती है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बेटा मिलने वाले हैं जो आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, और ये पूरा का पूरा सार एनसीईआरटी से एकत्रित किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ठीक है, तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन साइंस में हमसे पूछे जाते हैं और हम बेचारे नन्हे मुन्ने से बालक कन्फ्यूज होकर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम खत्म करते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा नॉलेज होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।